हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम मिरर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग आर के राजपूत बुक को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं और दोस्तों हम लोगों ने इस बुक का चैप्टर 2 नेटवर्क थ्योरम को अच्छे से सॉल्व भी कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग उसी क्रम में आज की वीडियो में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में कुल 190 क्वेश्चंस हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बेसिकली 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। और दोस्तों हम लोग आज की वीडियो में अर्थात पार्ट 1 में 1 से 65 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो आपके बाकी बचे प्रश्न हैं उसको हम लोग अगले पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उनको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ 120 न्यूटन। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज़ डबल्ड द फोर्स विल बी। अर्थात दोस्तों किन्हीं दो चार्जों के बीच जो बल का मान है वो कितना है, 120 न्यूटन है। अब कह रहा है यदि हम लोग डिस्टेंस को डबल कर दें तो उनके बीच फोर्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए आपके दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, R है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम सेकंड लॉ, अर्थात कूलॉम के सेकंड लॉ के अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसी प्रकार जो दूरी होती है उनके बीच उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जो आर जो दूरी है इसके स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग को एक कहते हैं फार्मूला पता चल जाता है कि यह फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, और दोस्तों यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बल और दूरी के बीच जो संबंध है वो कैसा है, इन्वर्सली है। अर्थात यदि दूरी का मान बढ़ेगा तो फोर्स का मान क्या होगा, घटेगा। इसी प्रकार यदि जो दूरी का मान अगर घटेगा तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका F क्या है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न में किया है, कहा गया है कि डिस्टेंस का मान क्या हो जा रहा है, डबल्ड हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अगर दूरी क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएगी, तो आपका जो बल का मान है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। अर्थात दुगने का अर्थात ये है कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा दूरी। अर्थात दूरी अगर बढ़ेगा दुगना तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उस हिसाब से अगर दूरी आपकी 4 गुना हो जाती तो बल आपका 16 गुना घट जाता। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो आपका जो फोर्स का मान होगा, यदि हम लोग डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 120 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात 4 गुना बल घट जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 30 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था जो आपका के था वो क्या था, के देखिए वेयर के इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है और इसका मान देखिए 1/4 इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, देखिए जो के का मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों जो आपका इप्सिलॉन है उसका मान देख लीजिए क्या होता है, इप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इप्सिलॉन का मान, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका इप्सिलॉन है उसका देखिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। आपके एग्ज़ाम्स में जैसे आपका SSC JEE हो गया, इसमें डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देखेंगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो देखिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका m-1 L-3 और T⁴ और A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। दोस्तों देखिए हम लोग हर एक क्वेश्चन को ऐसे डिटेल में सॉल्व करेंगे, अर्थात उससे संबंधित जो भी और चीज़ें होंगी मैं आपको बताता चलूँगा। दोस्तों हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंदी बने, लेकिन दोस्तों
कोई भी जो क्वेश्चंस है उनको अगर हम लोग प्रॉपर ढंग से लगाते जाएंगे तो उससे संबंधित हमको और भी चीज़ें नई नई मिलती रहेंगी, जो कि दोस्तों हमको और सारे जो एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो वहाँ पे हमको काम देंगे। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है आपका 9.11 इंटू 10⁻31 kg। दोस्तों इसी प्रकार आपका ये प्रोटॉन का भी मास पूछ सकता है। तो दोस्तों उसका भी मास देखिए इसमें दिया है, ये क्या है आपका जो सी वाला ऑप्शन है, ये होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg। दोस्तों ये हो गया प्रोटॉन। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आपका एक होता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कोई भी एटम जो होता है इन्हीं तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो दोस्तों उसका भी मास लगभग इसी के बराबर होता है, अर्थात प्रोटॉन के बराबर होता है। अब दोस्तों ये हो गया कि उनका मास कितना होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन पर आवेश कैसा होता है। तो दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक, और वो कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कहते हैं आवेश होता है। और दोस्तों इसी प्रकार ये हो गया इलेक्ट्रॉन की बात, इस पर इतना निगेटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं तो उस पर आपका आवेश इतना ही होता है, बस क्या होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक। अब दोस्तों आपका लास्ट में बचता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे आपका जो आवेश होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, अर्थात उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो आवेश रहित होता है। तो दोस्तों ठीक, ये चीज़ हो गई तीन इम्पॉर्टेंट बातें, उन पर उनका मास कितना होता है और उन पर आवेश कैसा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपका प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या है, देखिए ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए -31 है और ये -27 है। तो दोस्तों अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, अर्थात मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो ये आपका आता है समथिंग 1840 आता है। तो यहाँ से हम लोग ये जान सकते हैं कि जो आपका प्रोटॉन होता है उसका मास इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1840 गुना क्या होता है, अधिक होता है, ठीक दोस्तों। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी इसके साथ आप लोग देख लीजिए, ठीक। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, एज पर कूलॉम्स लॉ। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले क्वेश्चन में देखा था, तो कूलॉम के द्वितीय नियम अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी प्रकार जो उनके बीच जो दूरी होती है उसके दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही आपका क्या है, कूलॉम के नियमानुसार यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड 4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 200 न्यूटन पर कूलॉम। इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 2 मीटर्स द फील्ड इंटेंसिटी विल बी। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि किसी भी कोई भी चार्ज है जो कि 4 मीटर दूरी पर रखा है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, 200 न्यूटन पर कूलॉम है। तो दोस्तों कह रहा है कि यदि वो क्या डिस्टेंस रिड्यूस हो जाए 2 मीटर तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग जानते हैं कि जो आपका ई बराबर होता है, फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है, ये होता है आपका 1/4 इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर होता है, इनटू होता है आपका क्यू अपॉन डी स्क्वायर जो दूरी होता है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो एक रिलेशनशिप प्राप्त होता है वो होता है ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर, या तो हम लोग कह सकते हैं कि ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर, अर्थात दूरी के स्क्वायर के। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए अगर डिस्टेंस का मान अगर घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका रिलेशनशिप प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, आपका जो ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो दूरी है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो आपका जो जाहिर से बात है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है 2 मीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना आपका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा 200 इंटू 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ था कि देखिए आपका डी स्क्वायर था तो 2 मीटर घटा था, तो यहाँ से आपको 2 दूना क्या हो गया था, 4 हो गया था। तो यहाँ से आपका क्या आ गया था, 4। तो वही उसी के अनुसार आपका जो फील्ड इंटेंसिटी था वो 4 गुना बढ़ गया था। दोस्तों अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से संबंधित और सारे जो फार्मूले हैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, एक होता है आपका एफ अपॉन क्यू होता है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलाम। ठीक, एक होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर, एक होता है आपका ई बराबर होता है वी अपॉन डी होता है, अर्थात जो वोल्टेज है और जो क्या है डिस्टेंस है। यहाँ से आपकी यूनिट आ जाएगी वोल्ट पर मीटर आ जाएगी। ठीक, एक आपका ये हो गया न्यूटन पर कूलाम, एक हो गया वोल्ट पर मीटर हो गया। दोस्तों ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से संबंधित और सारे मतलब फार्मूले, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू। तो दोस्तों कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी बिंदु पर जो आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है वो किसके बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होता है और जो आपका जी होता है जो कि कहलाता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ये होता है आपका वी अपॉन डी होता है। तो दोस्तों ये जो होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज़ होता है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एयर के लिए वो आपका होता है 30 kV पर सेंटीमीटर होता है, ये होता है आपका मैक्सिमम मान होता है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार जो आपका आरएमएस मान होता है वो होता है आपका 21.2 kV पर सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो आपका किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। तो आपका अगला जो प्रश्न है, द लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स आर। तो दोस्तों किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण जो आपके लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे होते हैं, वो होते हैं हमेशा दोस्तों क्या होते हैं, ऑलवेज कर्व्ड होते हैं। दोस्तों ये मान लीजिए आपका कोई आवेश है प्लस क्यू है और ये क्या है आपका कोई माइनस क्यू है, तो यहाँ से जो आपका लाइन ऑफ फोर्सेस जो निकलते हैं वो देखिए कुछ इस तरीके से निकलते हैं। ये आपका पॉजिटिव है तो ऐसे कुछ इस तरीके से निकलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या हमेशा होते हैं, क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस डी फ्रॉम स्टेट चार्ज कंडक्टर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था जो आपका ई बराबर होता है क्या होता है, वी अपॉन डी होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं डी आप वी क्या है आपका वोल्ट है, डी क्या है आपका डिस्टेंस है। तो देखिए दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर वो क्या होता है, दूरी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, अर्थात दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो दोस्तों किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब हमेशा चार्ज से दूर। मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, अवे 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 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए फील्ड लाइन एंड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर। तो दोस्तों जो आपकी फील्ड लाइन होती है और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो हमेशा होते हैं क्या होते हैं, ऑलवेज एट 90 डिग्री। तो दोस्तों ये देखिए ये आपका जो सरफेस है इससे देखिए ये यहाँ से देखिए जो भी लाइन होगी वो क्या होगी, हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री होगी। तो आपका देखिए चाहे जहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये क्या है आपका कोई फील्ड लाइन है तो यहाँ से भी देखिए आपका जो सेंटर होगा उससे क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगी। दोस्तों जो आपका फील्ड लाइन और
इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ चार्ज बॉडीज टू एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर इज एट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो दोस्तों किसी भी चार्ज पार्टिकल जो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, जो बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी कोई अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू है और ये क्या आपका प्लस क्यू है, तो इनके बीच हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा, अर्थात ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, अगर देखिए दोस्तों इसी प्रकार अगर माइनस होता माइनस क्यू, तो ये भी आपको क्या होता है, रिपल करते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर, तो हम लोग कह सकते हैं जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, आप हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इसी प्रकार जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, अर्थात एक मान लीजिए आपका प्लस क्यू है तो एक आपका क्या है, माइनस क्यू है, तो ये हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। और ये होता किसके कारण है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इफ़ द सीट ऑफ ए बैकेलाइट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन एयर कैपेसिटर द कैपेसिटेंस विल बी। तो दोस्तों देखिए हम लोग अगर किसी भी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच अगर हम लोग एक इंसुलेटिंग मटेरियल, बैकलाइट आपका क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, अगर हम लोग अगर इंसर्ट कराते हैं तो उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी का मान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपका देखिए सी बराबर होता है, कैपेसिटेंस बराबर होता है इप्सिलॉन ई आर, ये हो गया इंटू ए अपॉन डी। ठीक दोस्तों, ये क्या है, आपका रिलेटिव परमिटिविटी होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एयर के लिए क्या होता है, आपका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, वो होता है आपका 1 होता है। अब देखिए इसी प्रकार जो बैकलाइट के लिए होता है वो क्या होता है, 1 से अधिक होता है, मतलब एयर से हमेशा क्या होता है, उसका मान अधिक होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल अगर कैपेसिटर के अगर सीटों के बीच अगर इंसर्ट कराते हैं तो देखिए जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दोस्तों अगर ये बढ़ता है तो आपका जो कैपेसिटेंस का मान है वो भी क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जब हम लोग बैकलाइट इंसर्ट कराएंगे तो आपका कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कैपेसिटर स्टोर्स 0.24 कूलम्स एट 10 वोल्ट, इट्स कैपेसिटेंस इज। तो दोस्तों कह रहा है कि कोई कैपेसिटर है जो कि इतना कूलाम क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है 10 वोल्ट पे। तो दोस्तों सी का मान कितना होगा, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं आपका सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी होता है। तो यहाँ देखिए जो कूलाम दिया है 0.24 दिया है, और दोस्तों जो आपका वी का मान है वो कितना है, 10 है। देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। 0.024 फैराड हो जाता है, अर्थात इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फैराड होती है। फॉर मेकिंग ए कैपेसिटर इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट ए डाइलेक्ट्रिक हैविंग। तो दोस्तों अगर हम लोग अच्छा कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, अर्थात एक बहुत ही अच्छा, तो दोस्तों हम लोग ऐसे मटेरियल को मतलब चॉइस करेंगे कि जिसकी परमिटिविटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई हो। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था सी बराबर आपका क्या हुआ था, ये होता आपका इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर ए अपॉन डी था। ठीक दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने देखा था ये जो आपका यही था कि आपका रिलेटिव परमिटिविटी थी, तो इसका मान अगर जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस का मान अधिक होगा। तो हाई परमिटिविटी होगा तभी आपका कैपेसिटर क्या होगा, बेटर होगा। ठीक दोस्तों, यहीं पे हम लोग देखिए ये आपका क्या था, आपका डिस्टेंस दूरी था कैपेसिटर के बीच, और ये क्या था, आपका एरिया था। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आर। तो दोस्तों यहाँ पे यूनिट पूछा है कैपेसिटेंस की, तो वैसे भी इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड होती है, हम लोगों ने अभी देखा था अभी पिछले प्रश्न में। तो और दोस्तों इसकी यूनिट क्या हो सकती है, हम लोगों ने अभी क्या देखा था, सी बराबर आपका देखा था क्यू अपॉन वी देखा था। तो यहाँ से हम लोग देखिए देख सकते हैं आपका ये क्या था, क्यू था, इसको हम लोग कूलाम में मेजर करते हैं, और ये आपका क्या था नीचे, ये आपका क्या था, वी था, तो इसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अगर हम लोग किसी कैपेसिटर के लिए
उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके लिए अगर फार्मूला लिखते हैं तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो एक होता है आपका क्या होता है, एक होता है हाफ CV स्क्वायर होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ से भी आपकी एक यूनिट बन सकती है, कहते हैं कूलाम वोल्ट का स्क्वायर होगा। और दोस्तों क्या हो सकता है आपका, एक होता है आपका हाफ Q स्क्वायर अपॉन C होता है। ये होता है, ये हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर की बात। और दोस्तों क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है आपका हाफ Q इंटू V हो सकता है। दोस्तों अगर यूनिट जैसे यहाँ से आपको पूछ लिया कूलाम पर वोल्ट, यहाँ से भी आपको पूछ सकता है, अगर दे सकता है ऑप्शन में कि इसके अनुसार भी दे सकता है और इसके भी अनुसार दे सकता है। दे सकता है आपका कूलाम का स्क्वायर, ओ ये क्या आपका कूलाम का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा आपका फराड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये भी दे सकता है। दोस्तों ये था आपका एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये भी आप लोग इसको याद करिए, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इफ़ 315 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द नेट कैपेसिटेंस इज। तो दोस्तों अगर आपके 3 कैपेसिटर क्या होते हैं सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो उनका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। दोस्तों जो आपका कैपेसिटर के केस में रजिस्टेंस के जस्ट उल्टा होता है, अर्थात जो उसमें पैरेलल वाला केस आपका जस्ट सीरीज हो जाता है और सीरीज वाला केस क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका, यह तो हम लोग लिख सकते हैं 1/15 + 1/15 + 1/15। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। यह दोस्तों हम लोग जैसा कि हम लोगों ने अभी जो आपका पिछला वीडियोस था जिसमें हम लोगों ने नेटवर्क थ्योरम को चैप्टर को सॉल्व किया था, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि यदि आपके कई सारे अगर मान लीजिए सीरीज हैं, रजिस्टेंस हैं, वो क्या है सीरीज में कनेक्ट हैं, जो कि उनका मान क्या है सेम है। मान लीजिए ये भी क्या है आपका R है, ये भी R है, ये भी R है, अप टू मान लीजिए n रजिस्टेंस क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। दोस्तों R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली इसको NR कर देते थे। इसी प्रकार दोस्तों अगर यही सारे जो रजिस्टेंस हैं अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होते थे तो इसको हम लोग R/N कर देते थे। अब दोस्तों अब देखिए जैसा कि कैपेसिटर के केस में इसके जस्ट उल्टा होता है, तो हम लोग अगर कई सारे अगर जो आपके कैपेसिटर हैं अगर वो अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उसको हम लोग क्या कर देंगे C/N कर देते हैं। अर्थात जो आपका रेजिस्टेंस वाला केस था, रेजिस्टेंस का सीरीज़ वाला पैरेलल और पैरेलल वाला कहते हैं आपका सीरीज़ में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट। तो दोस्तों अब देखिए ऐसा इसलिए मैंने बताया कि यह इस तरीके से करने से आपका समय क्या होगा बचत होगा। अब देखिए यहाँ पे आपके क्या है सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो हम लोग रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला केस में लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा C/N, अर्थात जो आपका कितना कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का मान जो है और कितने कैपेसिटर हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है 15 है और कितने कैपेसिटर हैं 3 कैपेसिटर हैं, तो ये आ जाएगा आपका 15/3 और यहाँ से आपका देखिए 5 माइक्रोफैराड। आप मतलब इसको आसानी से बता सकते हैं, नहीं तो ये प्रोसेस करने में थोड़ा आपको समय भी लग सकता है। तो यहाँ से आप देखिए 3×5 = 15 आराम से तुरंत बता सकते हैं। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जो आपका सीरीज और कैपेसिटेंस क्या होते हैं जस्ट आपके अपोजिट हो जाता है केस। ठीक, आपका अगला प्रश्न है देखिए, इसमें भी देखिए इसी प्रकार अगर हम लोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इफ़ 310 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट कैपेसिटेंस इज। तो दोस्तों अब देखिए पैरेलल में कनेक्ट हैं तो जो हम लोग रेजिस्टेंस को जैसे सीरीज़ में करते थे वही काम इसके लिए हम लोग पैरेलल में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा N/C हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो आपके कितने कैपेसिटर हैं 3 हैं, N का मान आपका 3 है, इंटू कितने फैराड के हैं 10 हैं। तो यहाँ से आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, 30 माइक्रोफैराड हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी। दोस्तों जो आपका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होना चाहिए, तभी वो अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कैन बी यूज्ड फॉर। तो दोस्तों जो आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है उसको हम लोग हमेशा फिक्स्ड पोलैरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो आपका डीसी होता है उसमें हम लोग को फिक्स्ड पोलैरिटी मिलती है, अर्थात उसकी पोलैरिटी क्या होती है हमेशा फिक्स्ड होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ए नंबर ऑप्शन है DC ओनली, ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा।
और दोस्तों जो आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, इसका जो लाइफ होता है वो क्या होता है, 60 होता है। लेकिन जो इसका रेंज होता है अर्थात जो इसका फैराड वैल्यू होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। वो होता है लगभग आपका 1 माइक्रोफैराड से लेकर 1000 माइक्रोफैराड तक, ये इनके बीच में होता है। और दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है उसको हम लोग सिंगल फेज मोटर में एज ए स्टार्टिंग कैपेसिटर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका प्रयोग हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एज ए स्टार्टिंग कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। और दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है इसमें जो आपका लीकेज रेजिस्टेंस का मान जो होता है वो बहुत कम होता है। लीकेज रेजिस्टेंस का मान कम होने का कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपका लीकेज करंट का मान होता है वो बहुत अधिक होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके देखिए यूपीपीसीएल 2000 अभी जो 19 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये भी पूछा था। दोस्तों मतलब उस एग्ज़ाम में आपके कैपेसिटर से संबंधित 2-3 प्रश्न थे। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपकी ये बुक है वो आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो थ्योरी संबंधित जो एग्ज़ाम आते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन में जो मैंने उससे संबंधित जो टर्म्स बताए हैं उन सबको भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं उन चीज़ों को ही बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें आपके इस वीडियो में कवर हो जाएँ ताकि आपको कहीं और एक्स्ट्रा चीज़ें ना करनी पड़े। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज़ नॉट अफेक्टेड बाई। तो दोस्तों जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का वो किससे अफेक्टेड नहीं होता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था फार्मूला की होता है आपका इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो देखिए जो आपका कैपेसिटेंस होता है वो परमिटिविटी पे डिपेंड करता है और देखिए एरिया पे डिपेंड करता है, अर्थात जो प्लेट का एरिया कितना है, ठीक दोस्तों, और उनके बीच जो दूरी है उस पर भी डिपेंड ये करता है, ठीक दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपको ऑप्शन नंबर सी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, वो प्लेट की जो थिकनेस होती है उसकी मोटाई पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंडर इज़ गिवन बाई। दोस्तों जो सिलेंडर होता है उसका कैपेसिटेंस किसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर अपॉन लॉग R2 अपॉन R1। तो दोस्तों यही होता है इसका कहते हैं फार्मूला। इसको दोस्तों याद करना है और इसका डेरिवेशन हम लोग पावर सिस्टम में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो क्या है, राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दोस्तों देखिए आपका जो लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों आपके क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक। और दोस्तों जो आपका चौथा ऑप्शन है वो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका होता है एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या है, जो आपका डी वाला क्या है, राइट है कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसी प्रकार जो आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन कूलम्स इमनेटिंग फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ ए क्यूब कंटेनिंग सी कूलम ऑफ चार्ज एट इट्स सेंटर। तो दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि आपका कोई एक क्यूब है, मान लीजिए ये आपका एक क्यूब है और दोस्तों कह रहा है कि इसके सेंटर पे सी कूलम चार्ज रखा है। तो दोस्तों चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो आपका चार्ज जिसके सेंटर पर रखा है वो है कितना, आपका क्यू कूलम है, ठीक दोस्तों। अब कह रहा है कि दोस्तों इस क्यूब के किसी एक सतह द्वारा जो फ्लक्स का मान इमिनेट हो रहा है उसी को हम लोग को बताना है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों जो आपका एक क्यूब होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, अर्थात इसमें 6 सतह होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि गॉस थ्योरम के अनुसार किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं वो होता है आपका क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हम लोगों ने एक क्यू कूलम चार्ज इसके सेंटर पर रखा है। तो दोस्तों अब देखिए जो क्यू कूलम चार्ज के कारण जो फ्लक्स का मान इमिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बटे इप्सिलॉन होगा, अर्थात जो आपके टोटल 6 सरफेस है उनके द्वारा जो फ्लक्स का मान इमिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बटे इप्सिलॉन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके प्रश्न में सिर्फ पूछा है कि किसी एक सरफेस द्वारा, अर्थात एनी सरफेस द्वारा
कि जो फ्लक्स का मान इमिनेट होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग एक सतह की बात करते हैं तो जो आपका फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स का 1/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो टोटल सरफेस है वो क्या है 6 है। तो दोस्तों एक सतह द्वारा जो आपका फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा Q/6 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, हम लोग को करना क्या है, जो वहाँ पे आपका ई है उसके जगह पे हम लोग को क्या कर देना है इप्सिलॉन नॉट लिख देना है। तो ये आपका आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 2 मेटल प्लेट्स डिस्टेंस d apart from a capacitor of value C farad. Another metal plate of thickness d/2 and of the same area is inserted in between two plates. The capacitance of this 3 plate capacitor will be। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, मतलब उसके दो प्लेटों के बीच की दूरी क्या है d है, ठीक, इनके बीच की दूरी क्या है d है। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि इसी कैपेसिटर के बीच हम लोग कोई d/2 थिकनेस का एक मेटल प्लेट इंसर्ट कराते हैं। तब दोस्तों अगर ये देखिए जब हम लोग d/2 कहते हैं थिकनेस का एक मेटल प्लेट अगर उसमें इंसर्ट कराते हैं, ठीक दोस्तों, तब कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ दिस 3 प्लेट कैपेसिटर विल बी। अब देखिए जब हम लोग एक प्लेट अगर इसमें इंसर्ट करा देते हैं तो अब क्या हो जाएगा आपका 3 प्लेट हो जाएगा। तब कह रहा है कि कैपेसिटेंस का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं। तो देखिए ये आपका था एक कैपेसिटर था, ठीक, ये था जिसके बीच की दूरी d थी। अब इसी में हम लोगों ने d/2 थिकनेस का एक मेटल प्लेट को क्या करा दिया इंसर्ट करा दिया। तो दोस्तों ये क्या आपका डिस्टेंस था, आपका ये हो गया था आपका d/2 हो गया था। अब देखिए टोटल डिस्टेंस आपका क्या था d था। अब ये आपका टोटल d था, यहाँ पे आपका d/2 हो गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा आपका d/4 बचेगा आपका d/4, और ये हो जाएगा आपका d/4 हो जाएगा। ठीक दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपके जो आपका कैपेसिटेंस, इसमें देखिए दो आपका कैपेसिटर फॉर्म होगा, एक इन दोनों प्लेट के बीच में और एक आपका इस दोनों प्लेट के बीच में। तो ये देखिए आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब देखिए जो दूरी है वो 1/4 हो जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा, जो कि दोनों क्या होंगे आपके सीरीज में हो जाएंगे। अब देखिए सीरीज में हो गए हैं, दो कैपेसिटेंस क्या हो गए हैं सीरीज में हो जाएंगे। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका जो सीरीज है ये क्या हो जाएगा आपका 4C/2 हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा 2C आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो तीनों प्लेट के द्वारा जो आपका कैपेसिटर बना है वहाँ पे कैपेसिटेंस का मान हो जाएगा 2C हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी क्या है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा गलत दिया, ये आपका होना चाहिए 4C, ये होगा 1/2C, ये आपका 2C, ये है 1/4C। देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हालो मेटेलिक चार्ज स्फीयर इज। दोस्तों कह रहा है किसी भी हालो मेटेलिक जो कहते हैं एक हालो मेटेलिक चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो कोई भी आपका जो हालो कहते हैं मेटेलिक कहते हैं हालो मेटेलिक चार्ज स्फीयर जो होता है उसका जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है हमेशा क्या होता है 0 के बराबर होता है, अंदर की बात। और इसी प्रकार जो का पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है अंदर, और जो बाहर होता है वो क्या होता है सरफेस पे वो क्या होता है समान होता है। अर्थात जो आपका ई बराबर वो होता है 0 होता है, वी क्या होता है सभी जगह पे क्या होता है समान होता है, एक समान होता है, कांस्टेंट होता है। तो किसी भी हालों के अगर अंदर बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होता है शून्य होता है। और इसी प्रकार अगर पोटेंशियल की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका एक समान रूप से हो जाएगा, चाहे हम लोग अंदर बात करें या तो सरफेस की बात करें, दोनों जगह आपका क्या हो जाएगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा एक समान होता है। ए कंडक्टिंग बॉडी हैज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी म्यू, ये है आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर।
द फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सरफेस विल बी। तो दोस्तों ये देखिए आपका जो चार्ज डेंसिटी है इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, या तो हम लोग इसको यहाँ पे देखिए म्यू दिया है आपका, लेकिन इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं। तो ये होता है आपका इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू ई होता है, ठीक दोस्तों। और दोस्तों अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या, फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बराबर ये हो जाएगा आपका, या तो हम लोग डी लिख दें या तो हम लोग इसको लिख दें म्यू, जो कि आपके बुक में दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर कौन सा है, ई वाला क्या है, राइट हो जाएगा। अर्थात जो फील्ड इंटेंसिटी होगा सरफेस पे वो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर बीइंग चार्ज्ड फ्रॉम ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स आर सेपरेटेड बाय मींस ऑफ इंसुलेटेड हैंडल्स देन। तो दोस्तों देखिए अभी हम लोगों ने देखा था जो आपका C बराबर होता है आपका इप्सिलॉन आर ई अपॉन डी है, ठीक। कह रहा है कि जो 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर के वो कहते हैं आफ्टर बीइंग चार्ज बाय कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, उसके बाद हम लोग उसको सेपरेट कर रहे हैं एक इंसुलेटेड हैंडल से। तो मान लीजिए ये क्या है आपका, ये मान लो ठीक कोई कैपेसिटर है, चार्ज करने के बाद उसको हम लोग एक इंसुलेटेड हैंडल से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो देखिए जो आपका इंसुलेटेड हैंडल होगा उसका जो परमिटिविटी होगा वो क्या होगा, हाई होगा, अर्थात उसको डालने पर उसकी परमिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। सेपरेट करने पे देखिए जो आपका ई आर का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो देखिए ये आपका जाहिर सी बात है जो आपका कैपेसिटेंस का मान है वही बढ़ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आपका जो C बराबर होता है Q अपॉन V होता है, ठीक दोस्तों। अब देखिए जब आपका ये कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा तो ठीक, तो जो आपका ये है जो वोल्टेज है उसके क्रॉस वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक दोस्तों। हम लोगों ने क्या देखा था, अगर ये ई आर का मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा। ई आर का मान क्यों बढ़ेगा, किस लिए, उसमें हम लोगों ने एक इंसुलेटेड हैंडल डाल दिया था, ठीक। तो इसके कारण इसका मान बढ़ गया था। अब इसका मान बढ़ा तो इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए जो वोल्टेज एक क्रॉस जो प्लेट्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। इफ़ AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू कैपेसिटिव सर्किट द अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो इन द सर्किट बिकॉज। अब दोस्तों देखिए किसी भी जो आपका कैपेसिटिव सर्किट है अगर उस पर हम लोग AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मान लीजिए क्या है, कोई AC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए जो उसमें अल्टरनेटिंग जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, वेरिंग वोल्टेज प्रोड्यूस बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट। देखिए जो उसमें वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, परिवर्ती होगा, वेरी होंगे। ऐसा इसलिए कारण देखिए यहाँ पे देखिए आपका वोल्टेज भी चार्ज हुआ, फिर यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ। तो यही क्रिया क्या होगी, चलती रहेगी, ठीक। अगर हम लोग AC देते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वेरिंग वोल्टेज प्रोड्यूसेस द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट है उनका। देखिए अगला प्रश्न है, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए सेरेमिक डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोलिटिक फील्ड 100 टाइम्स ग्रेटर देन एयर। दोस्तों व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि जो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस, देखिए जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या 100 टाइम्स ग्रेटर, अर्थात एयर की अपेक्षा क्या कर रहा है, 100 टाइम्स अधिक कर रहा है। तो हम लोग एयर के लिए जानते हैं आपका इप्सिलॉन आर का मान होता है 1 होता है। अब देखिए अब इससे 100 गुना अधिक हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका मान क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा, 100 गुना, अर्थात 1 का 100 गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किस लिए हम लोग इसका जानते हैं कि 1 होता है एयर के लिए, तो उसी के 100 गुना आपका क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा आपका, 100 टाइम्स ग्रेटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन करेक्ट पोलैरिटी, अर्थात जो आपको इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है उसको हम लोग हमेशा करेक्ट पोलैरिटी में कनेक्ट करते हैं। अभी दोस्तों अभी हम लोगों ने पीछे देखा भी था जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है उसके लिए हम लोग क्या
इस्तेमाल करते हैं डीसी पोलैरिटी होती है, अर्थात डीसी सप्लाई के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो डीसी का पोलैरिटी होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है, इसका जो लाइफ होता है वो क्या होता है, शार्ट होता है। और जो इसका फैराड वैल्यू होता है ये होता है आपका, देखिए, अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो आपका रेंज होता है वो होता है आपका 1 माइक्रोफैराड से लेकर 1000 माइक्रोफैराड तक हम लोग इसके बीच में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, 1 माइक्रोफैराड टू 1000 माइक्रोफैराड्स तक। ठीक दोस्तों, और इसका जो देखिए आप बताया मैंने कि इसका जो फैराड वैल्यू होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसका जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है, लगभग आपका होता है 7 के करीब होता है। एक दो कम या ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कहीं ऑप्शन में दे सकता है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। द डिसिपिएशन फैक्टर ऑफ ए गुड डाइलेक्ट्रिक इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो दोस्तों जो आपका डिसिपिएशन फैक्टर होता है वो होता है आपका, डिसिपिएशन फैक्टर बराबर होता है आपका म्यू अपॉन इप्सिलॉन ओमेगा होता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जो आपका जो ये इप्सिलॉन है ये गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए, जितना आपका अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा उतना इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। अब दोस्तों गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए इसका मान क्या होगा, अधिक होगा, तो जो आपका डिसिपिएशन फैक्टर का मान है उतना ही कम होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जो आपका ऑप्शन जो सबसे एक्यूरेट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मान अधिक होता जाएगा, तो इसका मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। तो दोस्तों इसमें बताना है कि जो आपका एबव स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों ये जो आपका स्टेटमेंट है ये क्या है, आपका गॉस लॉ है। तो दोस्तों अगर हम लोग गॉस लॉ के अनुसार बात करते हैं तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, अर्थात जो आपका आवेश है, मान लीजिए वो आवेश क्या है, क्यू है, तो क्यू का क्या हो जाएगा, ये 1/इप्सिलॉन गुना होता है, अर्थात इप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका गुना होता है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो आपका वैद्युत फ्लक्स फाई होगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्यू अपॉन इप्सिलॉन होगा। ये होता है किसके अनुसार, ये होता है आपका गॉस लॉ के अनुसार होता है। ठीक, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटी सी आर गिवन, द रिजल्टेंट कैपेसिटी 2/3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग देम। तो दोस्तों इसमें बताना है कि हम लोग को जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है 2/3 वो हमको कैसे प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखिए, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप दो कैपेसिटर को हम लोग क्या कर देते हैं, पैरेलल में कर देते हैं। ठीक, और इन्हीं के सीरीज़ में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपका सी है, ये भी आपका सी है, ये भी आपका सी है। ठीक, देखिए ये दोनों आपके सीरीज़, ये दोनों आपके क्या पैरेलल में है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2C हो जाएगा। ठीक, तो आपका एक 2C हो जाएगा और एक आपका क्या बचेगा, C बचेगा। अब इन दोनों को, ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है, तो ये हो जाएगा आपका 2C × 2C अपान में टोटल हो जाएगा आपका 3C हो जाएगा। तो ये आपका एक कट जाएगा C, ये आपका क्या जाएगा 2/3/C हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर C क्या है, 2 इन पैरेलल एंड 3rd इन सीरीज विद दिस कॉम्बिनेशन। तो ये आपका C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वेरिएशन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर रिमेन्स अनइफेक्टेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा था। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपका कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, थिकनेस ऑफ प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है। हम लोगों ने देखा था कि जो कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन A/D होता है। ठीक, तो ये आपका परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और D डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है उसके बीच। ये थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो दोस्तों इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए आपका स्टेटमेंट क्या है, द करंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रोज लीनियरली, द करंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रोज एक्सपोनेंशियली। इसी प्रकार आपका C क्या है,
द करंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर डिकेज एक्सपोनेंशियली। डी क्या है, द करंट इन ड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर डिक्रीजेस कॉन्स्टेंटली। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखिए कैपेसिटर में बताना है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैपेसिटर के लिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस में वोल्टेज और करंट के लिए क्या इक्वेशन होते हैं और उनका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि चार्जिंग केस में जो आपका V होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है, V ब्रैकेट में होता है 1 माइनस ई पावर टी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये क्या है, आपका एक कैपेसिटर है और ये कि सीरीज में क्या है, एक रजिस्टर है। ठीक, और ये क्या है, टोटल वोल्टेज V होता है। ठीक, ये क्या है आपका C है, ये क्या है R है। तो जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज यहाँ पे जो स्मॉल v है वो है, और ठीक, और जो टोटल वोल्टेज v है, ये v है टोटल वोल्टेज। ठीक, और देखिए इस प्रकार इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, स्मॉल v है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये हो गया वोल्टेज के लिए। इसी प्रकार देखिए जो आपका चार्ज होगा Q होता है, स्मॉल q, उसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे आपका वोल्टेज के लिए था उसी प्रकार इसके लिए भी हो जाएगा। ठीक, स्मॉल q बराबर क्या हो जाएगा, Q 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा है। ठीक, इसी प्रकार देखिए करंट के लिए क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन अर्थात जो कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, I जो टोटल करंट है जो Im है। ठीक, और ई पावर क्या हो जाएगा, माइनस टी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ठीक, लैम्डा आपका क्या है, यहाँ पे जो आपका ये क्या है, आपका टाइम कांस्टेंट है। और देखिए जो लैम्डा का मान क्या है वो क्या है, RC है। ठीक, अब दोस्तों डिस्चार्जिंग के केस में हम लोग देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका V बराबर क्या हो जाएगा, V ई माइनस टी अपॉन लैम्डा। इसी प्रकार Q भी हो जाएगा। ठीक, और देखिए आपका I क्या हो जाएगा, स्मॉल I क्या हो जाएगा, माइनस Im ई पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा। तो दोस्तों ये था आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस में वोल्टेज और करंट के लिए क्या इक्वेशन होता है। अब अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं तो देखिए आपका चार्जिंग केस में क्या होता है, आपका देखिए जो आपका वोल्टेज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ये आपका V हो गया। इसी प्रकार जो आपका करंट जो होता है वो क्या होता है, I क्या होता है, डिक्रीज़ होता है अर्थात घटता रहता है। ठीक, ये क्या होगा, और ये होता कैसा है कि आपका एक्सपोनेंशियली होता है। आप देख सकते हैं ये इंक्रीज़ भी एक्सपोनेंशियली हो रहा है और डिक्रीज़ भी हो रहा है। ये हो गया आपका चार्जिंग का केस। इसी प्रकार आपका डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, आपका वोल्टेज क्या होता है, देखिए ये होता है कुछ इस प्रकार। ठीक, और आपका जो करंट होता है डिस्चार्जिंग केस में, ठीक, वो क्या हो रहा है आपका, देखिए करंट आपका देखिए निगेटिव डायरेक्शन से ये क्या होता है आपका इंक्रीज़ होता है, एक्सपोनेंशियली होता है। ठीक, अर्थात इधर आपका निगेटिव होता है तो निगेटिव की तरफ से ये क्या हो रहा है आपका इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी कैसे, एक्सपोनेंशियली हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसा होता किस लिए है कि देखिए ये इसलिए निगेटिव है क्योंकि कैपेसिटर जिस दिशा में चार्ज होता है, ठीक, उसी के अपोजिट दिशा में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, इसलिए ये क्या होता है, निगेटिव से क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ और देख सकते हैं, जैसे देखिए आपका जो आपका टाइम कांस्टेंट जो लैम्डा CR था। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका RL सर्किट होता तो आपका RL सर्किट के लिए तो ये आपका क्या हो जाता है, टाइम कांस्टेंट लैम्डा, ये क्या हो जाता है आपका L/R हो जाता है। अगर यही आपका RC सर्किट होता, मान लीजिए RC सर्किट था, तो ये आपका क्या हो जाता, ये हो जाता आपका RC, जैसा कि इसमें देखिए RC सर्किट था। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा था, ये था कि आपका RC सर्किट, तो यहाँ पे आपका CR हो गया था। और इसी प्रकार आपका देखिए RLC सर्किट होता मान लीजिए, तो उसके लिए लैम्डा का मान क्या होता, मतलब ये लैम्डा क्या आपका टाइम कांस्टेंट है, तो इसके लिए हो जाता है आपका L/CR होता। और दोस्तों जो आपका लैम्डा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी यूनिट सेकंड होती है। और RL के केस में L/R होता है, RC के केस में देखिए RC ही होता है। ठीक, ये हम लोग बात करें टाइम कांस्टेंट लैम्डा की बात। और अगर आपका सर्किट क्या है RLC है तो वो क्या हो जाता है L/CR या RC, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। और दोस्तों अब यहाँ पे आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द करंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रोज एक्सपोनेंशियली।
तो देखिए यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं जो आपका करंट हो रहा है डिस्चार्जिंग केस में वो ग्रो हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक, तो ये हो गया। और चीज़ एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और देख सकते हैं, जो आपका देखिए जो लैम्डा बराबर अगर 5 RC होगा, ठीक, उस समय जो आपका कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, फुली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लैम्डा ये आपका टाइम कांस्टेंट के लिए हो गया, करंट आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक, डिस्चार्जिंग केस में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ई बराबर क्या है आपका d/ε। ठीक, तो यही क्या है आपका करेक्ट है। और दोस्तों आपका जो डी है ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, और ये एप्सिलॉन क्या है, ये आपका परमिटिविटी होता है, और ई क्या थे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड इन। तो दोस्तों किसी जो कैपेसिटर होता है उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा याद रखिए ये स्टोर होता है आपका डाई इलेक्ट्रिक में, ना कि मेटल प्लेट्स में। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमेशा जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा स्टोर होता है किसमें, डाई इलेक्ट्रिक में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा मटेरियल जो होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे अधिक होता है। दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सीधे आपको जवाब देना है सिरेमिक्स, अर्थात जो आपका सिरेमिक्स होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सबसे अधिक होता है। दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इन सभी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता कितना है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अगर वैक्यूम की, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1 होता है। इसी प्रकार जो आपका आयल होता है इसका भी होता है लगभग 2 के बराबर। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो आपका ग्लास होता है और इसका होता है आपका 5 से लेकर 10 तक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इतना होता है। और इसी प्रकार जो आपका सिरेमिक्स होता है जिसका सबसे हाईएस्ट होता है, इसका देखिए लगभग होता है आपका 80 के एबव होता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं 80 से लेकर और 100 के बीच में होता है। या तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 100 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में मान लीजिए अगर मान भी देता है तो कुछ उसी से मिलता जुलता रहेगा। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग उसी अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये हम लोग कह सकते हैं कि इसका मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर विल हैव द लीस्ट वेरिएशन। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा जो कैपेसिटर होता है उसके मान में जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो आपका माइका कैपेसिटर है, तो इसके मान में जो वेरिएशन होता है वो सबसे कम होता है और की अपेक्षा सबसे कम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए माइका कैपेसिटर के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि इसका प्रयोग हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए करते हैं, जहाँ पे हम लोग को मतलब हाई फ्रिक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करना होता है, वहाँ पे हम लोग माइका कैपेसिटर को ही प्रीफर करते हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो इसका फैराड वैल्यू होता है, अर्थात जो इसका रेंज होता है, वो हम लोग कह सकते हैं कि 1 पिको फैराड से लेकर 1 माइक्रो फैराड तक। ठीक, और दोस्तों और जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है आपका 3 से लेकर 8 के बीच में होता है। इसी के अकॉर्डिंग मतलब इसी के करीब आसपास होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो होता है और इसका रेंज ये होता है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, 3 से 8 के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो दोस्तों इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आइए अगर हम लोग देखते हैं, देखिए जो पहला ऑप्शन क्या है, द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ ए सेरेमिक कैपेसिटर इज़ जनरली हाई। तो देखिए जो आपका लीकेज रेजिस्टेंस होता है आपका सिरेमिक का कैपेसिटर का, वो क्या होता है, हाई होता है। यहाँ पे देखिए लीकेज रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब है कि जो उसमें जो लीकेज करंट होता है वो बहुत कम से कम होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर तो राइट है। दूसरा क्या है, स्टोर्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर डिक्रीजेज विद द रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो देखिए जो आपका स्टोर्ड एनर्जी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है
जैसे जैसे कैपेसिटेंस का मान डिक्रीज़ होगा उसी प्रकार जो आपका स्टोर्ड एनर्जी होता है वो भी डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो देखिए अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान भी घटेगा, अर्थात ये है स्टोर्ड एनर्जी के लिए फार्मूला है। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी भी राइट है। तीसरा क्या है, द स्टोर्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर इंक्रीजेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये भी ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे वोल्टेज क्या होगा, अप्लाइड बढ़ेगा, वैसे वैसे स्टोर्ड एनर्जी का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑप्शन क्या है, राइट है। अब देखिए जो आपका चौथा ऑप्शन है, ए वायर केबल हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर। यहाँ पे देखिए आपका जो चौथा ऑप्शन है ये कह रहा है कि जो आपका वायर केबल होता है उसके देखिए जो होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस होता है, उसके बीच जो कंडक्टर होते हैं उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस होता है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, राइट है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके जो चारों ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। आपके बुक में कोई इनकरेक्ट ऑप्शन भी दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो आपके चारों ऑप्शन क्या है, राइट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स हैज़ रिलेटिवली शॉर्टर सेल्फ लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बताना है कि कौन सा कैपेसिटर है जिसका लाइफ क्या होता है, सबसे कम होता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया था पिछले क्वेश्चन में, जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है उसका जो लाइफ होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक भी होता है, अर्थात इसका फराड वैल्यू क्या होता है, सबसे अधिक होता है। हम लोगों ने देखा था कि इसका फराड वैल्यू क्या होता है, 1 माइक्रो फैराड से लेकर क्या था आपका 1000 माइक्रो फैराड तक था, लेकिन जो इसका लाइफ क्या होता है, कम होता है, सबसे कम होता है। द स्पार्किंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स कैन रिड्यूस बाय इंसर्टिंग ए। तो दोस्तों देखिए जो आपके दो इलेक्ट्रिकल कॉन्टेंट्स होते हैं उनके बीच हम लोग स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या करते हैं कि दोस्तों इसे करते हैं, कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके बीच हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन द केस ऑफ ए लॉसी कैपेसिटर इट्स सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो देखिए दोस्तों जो आपका लॉसी कैपेसिटर होता है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है जो आपका सीरीज में ये जो होता है आर होता है, ठीक, तो इसका जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। तो ये आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक। द पावर डिसिपिएटेड इन ए प्योर कैपेसिटर। तो दोस्तों जो आपका प्योर कैपेसिटर होता है वो कभी भी पावर को क्या कहते हैं, डिसिपिएट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अर्थात जो इसके द्वारा पावर डिसिपिएट किया जाता है वो क्या होता है, 0 होता है हमेशा। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर विल बी। तो दोस्तों इसमें हम लोग को बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये दोनों आपके क्या है, सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12 × 6 अपान ये क्या जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका 6 3 जा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 जा हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 और 8 आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 12 माइक्रो फराड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन एक कैपेसिटिव सर्किट। तो दोस्तों इसमें बताना है कि किसी भी कैपेसिटिव सर्किट में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, एन इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज मेक्स ए कैपेसिटर चार्ज। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब चार्जिंग के केस में जब आपका वोल्टेज का मान जब इंक्रीज होता था तब आपका क्या होता था, कैपेसिटर आपका चार्ज होता था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। When a dielectric slab is introduced in parallel plate capacitor, the potential difference between the plates will be। दोस्तों जब कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट को हम लोग किसी भी कैपेसिटर के बीच जब इंसर्ट कराएंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा तो जो आपका वोल्टेज का मान होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं जो आपका V बराबर होता है Q/C होता है। जब देखिए इसका मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट सोन इन फिगर। तो दोस्तों इस फिगर में हम लोग को सी इक्विवेलेंट का मान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो आपका ये 2 माइक्रोफैराड है, ये क्या है, सीरीज़ में कनेक्ट है। इसी प्रकार ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, और ये भी क्या है, पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इनको पैरेलल वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये आपका 2 माइक्रोफैराड ये क्या हो जाएगा, सीरीज़ के साथ, और ये दोनों आपका सिंपली क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैराड, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे आपके 2 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये तीनों क्या है, आपके सीरीज़ में कनेक्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2, ये दोनों क्या हैं, समान मान के हैं, अर्थात दोनों का मान समान है। तो अगर इन दोनों को अगर हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, मतलब 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका सिंपली क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोगों ने जो देखा था अभी पिछले, तो ये हम लोगों ने C/N किया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपका 1 आ गया। अब देखिए 1 और ये आपका 4, ये भी आपके क्या है, सीरीज़ में है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 4 और 1 + 4, तो ये आ जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विथ। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि कैपेसिटर किसके साथ इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए आप लोग, 1 पढ़िए, इंक्रीजेज इन प्लेट एरिया एंड डिक्रीजेज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। दोस्तों हम लोग ने क्या जानते हैं कि ये C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन A/D होता है। तो देखिए ये क्या था, आपका प्लेट का एरिया था, ये बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। D क्या था, उनके बीच की दूरी थी, ठीक। तो अगर D का मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा, ठीक। अब इसका मान देखिए डिक्रीज़ होगा डिस्टेंस का मान, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए क्या था, राइट था, ठीक। एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों एक कैपेसिटर क्या कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, देखिए 2 कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। देखिए यहाँ पे देखिए आपके 2 प्लेट होते हैं, ये दोनों आपके क्या कंडक्टर होते हैं, और बीच में आपका क्या होता है, एक इंसुलेटर भरा होता है। कोई भी इंसुलेटर पदार्थ इसके बीच में क्या होता है, कैपेसिटर के बीच में भरा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक गैंग कंडेंसर इज़ ए। तो दोस्तों जो आपका गैंग कंडेंसर होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है। दोस्तों देखिए जो ये आपका गैंग कैपेसिटर होता है, इसमें देखिए एक होता है आपका फिक्स्ड पार्ट होता है, ठीक, और एक होता है आपका रोटेटिंग पार्ट होता है। अब दोस्तों देखिए ये काम कैसे करता है। जब देखिए आपका जो फिक्स्ड पार्ट होता है, मान लीजिए ये कोई फिक्स्ड पार्ट है और ये क्या है, आपका रोटेटिंग पार्ट है। अब दोस्तों जो आपका फिक्स्ड पार्ट और जो मूविंग पार्ट है अर्थात रोटेटिंग पार्ट है, जब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तब देखिए जो कैपेसिटेंस का मान होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक दोस्तों। और जब आपके जो आपका मान लीजिए आपका फिक्स्ड कैपेसिटर था और आपका जो मूविंग कैपेसिटर था वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अर्थात ये आपका फिक्स्ड हो गया और ये आपका मूविंग हो गया। और तो ये आपका तब जो आपका कैपेसिटेंस जो होता है उसका मान होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। और दोस्तों जो आपका गैंग कैपेसिटर होता है इसका प्रयोग हम लोग रेडियो रिसीवर में करते हैं। किस में करते हैं, रेडियो रिसीवर में करते हैं, ठीक दोस्तों। ए पेपर कैपेसिटर इज़ यूजली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ। दोस्तों जो आपका पेपर कैपेसिटर होता है वो बेसिकली आपका रोल्ड फॉइल के रूप में अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप लोग फिगर में दे भी सकते हैं, ये जो आपका है ये क्या है, आपका एक पेपर कैपेसिटर है जो कि रोल्ड फॉइल के रूप में है। दोस्तों पेपर कैपेसिटर वह होते हैं जिसमें हम लोग संचित कागज़ अर्थात इम्प्रेग्नेटेड पेपर को डाइलेक्ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों इस कैपेसिटर में मेटल की 2 इंच लंबी तथा पतली पत्तियों को कागज़ के दोनों ओर रखकर बेलनाकार अर्थात सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के रूप में लपेट दिया जाता है। दोस्तों कागज़ को किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे मोम, तेल या प्लास्टिक से सोक्ड होता है, मतलब उसको संचित कर दिया जाता है उसमें, अर्थात सोक्ड कर दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इससे संबंधित अगर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो दोस्तों जो इसमें
लीकेज जो करंट का मान होता है वो क्या होता है, कम से कम होता है। और दोस्तों ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। और दोस्तों इनको हम लोग AC तथा DC दोनों पर समान रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात इनको AC पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और DC पे भी इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एयर कैस्टर्स आर जनरली अवेलेबल इन द रेंज। तो दोस्तों जो आपके एयर कैस्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके जनरली क्या होते हैं 10 से लेकर 400 पिको फैराड के रेंज में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ कैप्स्टेंस इज। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कैप्स्टेंस की यूनिट बतानी है। तो आपका कैप्स्टेंस का यूनिट क्या होता है, वो क्या होता है आपका फैराड होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए कैपेसिटर चार्ज टू 200 वोल्ट हैज़ 2000 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी। तो दोस्तों यहाँ पे सी का मान बताना है। तो हम लोग जानते हैं सी बराबर होता है आपका Q अपॉन V। अब देखिए Q बराबर क्या दिया आपका 2000 दिया है, और दोस्तों वोल्ट क्या दिया है 200 दिया है, ठीक। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 100 माइक्रो फैराड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। ए कैपेसिटर इन ए सर्किट बिकेम हॉट एंड अल्टीमेटली एक्सप्लोडेड ड्यू टू रॉन्ग कनेक्शन, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर कुड बी। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि आपका कोई कैपेसिटर है जो कि रॉन्ग पोलैरिटी में कनेक्ट हो जा रहा है, तो जिसके कारण वो क्या हो जा रहा है, एक्सप्लोडेड हो जा रहा है, अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं ख़राब हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। तो हम लोगों ने अभी बात किया था जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है, इसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, करेक्ट पोलैरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर एट एनी टाइम t ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ DC सोर्स ऑफ वोल्टेज V इज़ गिवन बाई। तो दोस्तों हम लोगों ने भी पीछे देखा भी था कि जब चार्जिंग के केस में जो आपका कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है V ब्रैकेट में क्या है आपका 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा है। तो ठीक दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। हम लोगों ने देखा अभी था कि जो आपका लैम्डा था वो क्या था, टाइम कांस्टेंट था, V क्या था, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज था, और कैपिटल V क्या था, टोटल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर था। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा भी था जो आपका ये था आपका इप्सिलॉन, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, तो ये आपका हो जाएगा D अपॉन E हो जाएगा। हम लोगों ने देखा भी था क्या, इसी को हम लोगों ने क्या लिखा था, E बराबर क्या था, D अपॉन इप्सिलॉन। तो यहाँ देखिए यहाँ पूछा है कि जो फ्लक्स डेंसिटी है D और E है उसका रेशियो क्या होगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है यहाँ पे आपका, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका परमिटिविटी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कैपेसिटर C व्हेन द चार्ज फ्रॉम DC सोर्स वोल्टेज V इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम लोग को फार्मूला बताना है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है, एक तो आपका हाफ CV स्क्वायर हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा कहते हैं हाफ Q स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हाफ Q इंटू V लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सब क्या है आपके एनर्जी स्टोर्ड के लिए क्या है, फार्मूले हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज़ गिवन बाई। दोस्तों जो आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस के लिए, ये होता है आपका देखिए इप्सिलॉन बराबर होता है आपका इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R होता है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ देखिए इप्सिलॉन का मान जो होता है वो कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, और इप्सिलॉन R देखिए फ्री स्पेस के लिए इसका मान होता है 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। और इस चीज़ को हम लोगों ने जो इप्सिलॉन का मान देखिए ये इप्सिलॉन का मान ही है आपका, और इसको हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा भी था कि इप्सिलॉन का मान इतना होता है, और हम लोगों ने इसका डायमेंशनल फार्मूला भी देखा था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज़ गिवन बाई। तो दोस्तों जो आपका फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ ए। तो दोस्तों आपका चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, दोनों क्या होते हैं, आपके वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। When a 4 volt EMF is applied across 1 farad capacitor, it will stores energy of। दोस्तों जब क्या हो जाए कि 4 वोल्ट हम लोग EMF अप्लाइड कर रहे हैं और 1 फैराड क्या है, कहते हैं कैपेसिटर क्या है, C का मान क्या है, 1 फैराड है। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्टोर एनर्जी के लिए E बराबर क्या होता है, हाफ CV² होता है। तो यहाँ से देखिए आपका 1/2 × 1 और ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। V का स्क्वायर अर्थात 4 × 16, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 8 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 8 जूल। विद द स्टडी DC वोल्टेज फ्रॉम ए बैटरी अप्लाइड टू ए कैपेसिटेंस आफ्टर इट चार्जेस टू द बैटरी वोल्टेज द करंट इन द सर्किट। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जब हम लोग किसी कैपेसिटेंस को बैटरी के द्वारा DC वोल्टेज देते हैं और उसके कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों तब हमको बताना है कि जो आपका सर्किट में जो करंट का मान है वो क्या होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि चार्जिंग के केस में आपका जो वोल्टेज का मान था वो क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, और इसी प्रकार जो आपका करंट का मान था वो क्या हो जाता था, डिक्रीज़ हो जाता था। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज़ होते होते लगभग ये आपका क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, इज 0 फॉर एनी कैपेसिटेंस वैल्यू, अर्थात उसका मान लगभग क्या हो जाता था, किसी भी कैपेसिटेंस वैल्यू के लिए लगभग क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द कैपेसिटर प्रीफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट इज। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा भी था जो आपका माइका कैपेसिटर होता है इसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी के लिए प्रीफर करते हैं, ठीक। द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बैंक यूज्ड इन पावर फैक्टर करेक्शन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ। जो आपका कैपेसिटर बैंक होता है उसकी कैपेसिटी को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, kVAR में। तो देखिए आपका जो kVAR ये कि आपका किलो वोल्ट एम्पियर और R से आपका क्या हो जाता है, आपका रिएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और दोस्तों वीडियो भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।